भारत की आज़ादी की लड़ाई, इसकी कहानी में ना कुछ अध्याय ऐसे हैं जो अक्सर पन्नों में कहीं खो जाते हैं। तो चलिए, आज बात करते हैं भारत के आदिवासी समुदायों के उस 100 साल लंबे संघर्ष की, जो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ा था। ये उन भूली बिसरी लेकिन बेहद जरूरी जंगों की कहानी है। इस पूरे संघर्ष का जो सार है ना, वो शायद इसी एक लाइन में छिपा है। जंगलों से उनके गहरे रिश्ते को औपनिवेशिक हमले ने तोड़ डाला। मतलब समझिए कि यह सिर्फ जमीन या संसाधनों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो एक पूरी जीवन शैली, एक पूरी दुनिया को बचाने की जंग थी। तो फिर सबसे पहले उसी दुनिया को समझते हैं जो इस हमले से पहले मौजूद थी। वो दुनिया जहां वो थे, जंगल के स्वामी। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसी दुनिया की अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी समुदाय कुछ ऐसे ही आत्मनिर्भर संसार में रहते थे। जमीन किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि पूरे कबीले की मिल्कियत होती थी। उनकी हर एक परंपरा, उनकी पहचान, उनका रहन सहन सब कुछ जंगल से ही जुड़ा था। यहां तक कि झूम जैसी खेती की जो तकनीकें थीं, वो भी प्रकृति से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर तालमेल बिठाकर जीने के लिए बनी थीं। और फिर सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों के आते ही ये पूरी व्यवस्था एक ऐसे जाल में फंस गई जिसे हम कह सकते हैं शोषण का जाल। इसी बदलाव के साथ ना एक नया शब्द हवा में गूंजने लगा, दीकू। ये शब्द आदिवासी समुदाय उन बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे जो साहूकार, व्यापारी और जमींदार बनकर उनके इलाकों में घुस आए थे। और यही दीकू थे शोषण की इस नई बेरहम व्यवस्था का चेहरा। और शोषण का एक और बहुत ही घिनौना रूप था बेठ बिगारी, मतलब बिना किसी मजदूरी के जबरन काम करवाना। आदिवासी लोगों को जमींदारों और अंग्रेज अफसरों के लिए मुफ्त में खटने पर मजबूर किया जाता था। यह सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं था, ये उनके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह सब कोई हादसा नहीं था। नहीं, अंग्रेजों ने इसे बाकायदा एक सिस्टम बना दिया था। सोचिए, सबसे पहले जमीन पर नए नए टैक्स लगा दिए। अब उन्हें चुकाने के लिए दीकू साहूकारों से कर्ज लेना मजबूरी बन गया। फिर ये लोग ऊंची ब्याज दरों के ऐसे जाल में फंसे कि अपनी ही पुश्तैनी जमीनें खो बैठे। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिसने उन्हें अपनी ही जमीन पर मालिक से मजदूर बनाकर रख दिया। और ये हमला सिर्फ जमीन तक ही नहीं रुका, ये तो हर तरफ से हो रहा था। नए कानून लाए गए जिसने मिलकर जमीन रखने की पूरी सोच को ही खत्म कर दिया। जूम खेती जैसी उनकी सदियों पुरानी प्रथाओं पर पाबंदी लगा दी गई। जंगल में उनके आने जाने पर रोक लगा दी गई। अदालतें भी ऐसी थी जहां इंसाफ मिलना तो दूर, फैसला हमेशा बाहरी लोगों के हक में ही होता था। ऊपर से ईसाई मिशनरियों के आने से एक सांस्कृतिक टकराव भी शुरू हो गया था। तो जब शोषण और अपमान की सारी हदें पार हो गईं, तो विद्रोह की ज्वाला भड़कनी ही थी। और यहीं से शुरू होती है प्रतिरोध की एक लंबी, न भूलने वाली कहानी। और ये कोई एक दो अलग थलग घटनाएं नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे भारत में एक सदी से भी ज्यादा समय तक चली लड़ाइयों की एक न टूटने वाली कड़ी थी। 1770 के दशक के पहाड़िया और चुआर विद्रोह से लेकर 1890 के दशक में बिरसा मुंडा के महान उलगुलान तक ये आग लगातार जलती रही, बुझी नहीं। अच्छा, इन विद्रोहों के चरित्र को और गहराई से समझने के लिए चलिए दो सबसे बड़े और सबसे असरदार आंदोलनों पर थोड़ा ध्यान देते हैं, संथाल हुल और बिरसा मुंडा का उलगुलान। यहां हमें पता चलता है कि प्रतिरोध के तरीके कितने अलग अलग थे। एक तरफ था संथाल हुल, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कानू मुर्मू कर रहे थे। ये दिकुओं और कंपनी राज को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक सीधा बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। तो दूसरी तरफ था बिरसा मुंडा का उलगुलान, जो एक राजनैतिक धार्मिक आंदोलन था जिसका लक्ष्य मुंडा राज की स्थापना करना था। मंजिल दोनों की एक ही थी, आजादी, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। इन आंदोलनों में एक और बहुत खास बात थी। कई नेता ये दावा करते थे कि उनके पास दैवीय शक्ति है। वो कहते थे कि ईश्वर उनके साथ है और दुश्मन की गोलियां पानी बन जाएंगी। इन दावों ने आदिवासी लड़ाकों में एक ऐसा गजब का साहस और उम्मीद भर दी कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। तो 20वीं सदी आते आते इस लड़ाई का स्वरूप कैसे बदला? यही हमारा अगला हिस्सा है, नई लड़ाई, नए तरीके। 19वीं और 20वीं सदी के आंदोलनों में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया था। देखिए, पहले के आंदोलन अक्सर अपने इलाकों तक ही सीमित रहते थे और उनका मकसद होता था अपने सुनहरे अतीत को वापस पाना। लेकिन 20वीं सदी तक ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बनने लगे थे।
अब लक्ष्य सिर्फ अतीत में लौटना नहीं, बल्कि एक बुनियादी राजनीतिक बदलाव लाना था। और इसी दौर में गांधीवादी तरीके जैसे अहिंसा और सत्याग्रह भी अपनाए जाने लगे थे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जतरा उरांव के नेतृत्व में हुआ टाना भगत आंदोलन। उन्होंने जमींदारों का विरोध तो किया, लेकिन गांधीजी से प्रेरित होकर अहिंसा का रास्ता अपनाया और राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल हुए। ये आदिवासी संघर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन ये बदलाव हर जगह एक जैसा नहीं था। अल्लूरी सीताराम राजू जैसे नेता भी थे जिन्होंने विचारधाराओं का एक अनोखा मेल तैयार किया। वो गांधी जी की तो बहुत तारीफ करते थे, लेकिन साथ ही ये भी मानते थे कि आज़ादी के लिए हिंसा जरूरी है, और उन्होंने रंपा क्षेत्र में एक जबरदस्त गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व भी किया। तो इन सभी विद्रोहों और आंदोलनों का, इन 100 सालों के संघर्ष का नतीजा क्या निकला? इनकी विरासत क्या थी? हमारा आखिरी हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है, विरासत और संघर्ष। एक तारीख जो इस संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत का प्रतीक है, 1908। इसी साल छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ। ये कानून सीधे तौर पर बिरसा मुंडा के महान उलगुलान का नतीजा था, और इसे खास तौर पर आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों से बचाने के लिए बनाया गया था। तो इन संघर्षों की विरासत बहुत गहरी और दूर तक जाने वाली थी। इन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए कानून बनाने पर मजबूर किया, बल्कि बड़े राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा भी दी और उसका एक अहम हिस्सा भी बने। इन विद्रोहों ने आदिवासी पहचान के लिए प्रतिरोध की एक ऐसी मजबूत विरासत छोड़ी जिसने शोषण और जमीन से बेदखली जैसे मुद्दों को पूरे देश के सामने ला खड़ा किया। और यही इतिहास हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जमीन, जंगल और पहचान के लिए संघर्ष की जो कहानी है, क्या ये सचमुच सिर्फ अतीत की बात है?